फिर स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर से ऑफ द पीटी 365 ऑफ इकोनॉमी। तो सेकेंड चैप्टर जो है हमारा फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करता है। इसमें पहला टॉपिक देखिए स्टेट फाइनेंसेस। तो स्टेट फाइनेंसेस टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अब आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है विच वॉज टाइटल्ड एज स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ द बजट ऑफ 23-24, राइट। तो आरबीआई का ये बेसिक रिपोर्ट था जहाँ पे स्टेट का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उसको स्टडी करने की कोशिश की गई थी, राइट। इस रिपोर्ट का थीम क्या था? रेवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह था कि जो कैपिटल आउटले है इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6% टू 2.9% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई मशीनरी या फिर कोई एसेट क्रिएट होगा, वो जो पार्ट है बजट का, दैट इज इंक्रीज। ठीक है, और आपको पता है बजट के ब्रॉडली दो पार्ट हो गए। एक तो हो गया कैपिटल और एक हो गया करंट वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो कैपिटल वाला होता है उससे एसेट क्रिएट होते हैं, और जब आप एसेट क्रिएट करते हो तब आप एक्चुअली में डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हो, राइट। तो वो बढ़ना ही चाहिए, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। आगे देखें तो डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट हैज डिक्लाइन टू 31%, सॉरी डिक्लाइन फ्रॉम 31% टू 27.5%। ठीक है, तो ये 31% था बाय द एंड ऑफ मार्च 2021। ठीक है, तो मान लो 2021 जो साल था उसके अंदर जो डेट टू जीडीपी रेशियो था 31%, अब उससे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3.5% नीचे हो गया बाय द एंड ऑफ मार्च 2023। ठीक है, तो डेट हमारा जो है जीडीपी के रेस्पेक्ट में कम हो गया, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग स्टेट्स के लिए। अभी ये नंबर 27.5 आ गया, बट टारगेट अभी इससे भी आगे है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए एनके सिंह कमेटी है, उसने रिकमेंड किया था कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है फॉर स्टेट इट शुड बी 20%। ठीक है, तो वो 20% इन्होंने टाइमलाइन भी दिया था 2023 का, लेकिन उसके बाद फिर कोविड वगैरह आ गया, तो उस चक्कर में ये जो टारगेट है इसको कहीं ना कहीं अचीव कर पाने में हम अभी सक्सेसफुल नहीं है। बट वी आर ऑन आर पाथ टू इंश्योर फिजिकल कंसोलिडेशन। या फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब ये जो आप स्पेंडिंग कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करनी इन द सेंस डेवलपमेंट के लिए तो करना ही है, कैपिटल के लिए कर सकते हो, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम करने की कोशिश करनी है। या जो हमारा लेट्स से रेवेन्यू है करंट अकाउंट का, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि उसका डेफिसिट कम हो। नेक्स्ट देखो स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है मतलब जो घाटा है, जो नुकसान हो रहा है हमें, टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो हैज़ डिक्लाइंड विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। ठीक है, तो 4.1% था 2021 के अंदर, उससे 2.8% हो गया 21-22 वाले ईयर के अंदर, लेड बाय अ मॉडरेशन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन। जो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बात बोला था, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जहाँ पे सैलरीज वगैरह दिया जाता है जिससे कोई नया एसेट नहीं क्रिएट होता। ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अगर देखा जाए तो अगर इसको कम करें और रेवेन्यू कलेक्शन को हम लोग बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है उसको कम कर पाएंगे, और ये ही होता हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज टैक्स बायंसी विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो टैक्स बायंसी तो यहाँ पे लिखा हुआ है। टैक्स बायंसी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स टू चेंज इन नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे जैसे नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगर हमारा टैक्स जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ अगर ऐसा बनाए हम लोग, ठीक है, हमारा जीडीपी अगर इस तरफ बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो सरकार को टैक्स रेवेन्यू जो मिल रहा है अगर वो भी उसके साथ बढ़ता है, ठीक है, उसके साथ बढ़ता है, तो हम बोलते हैं दैट द टैक्स इज बाइंड। ठीक है, कि वो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ हमारा जो टैक्स का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए वो भी बढ़ रहा है, तो उस केस में वो जो टैक्स होगा वो बाइंड होगा। तो अगर टैक्स बाइंसी ग्रेटर देन 1 है सिग्निफाइज दैट द टैक्स रेवेन्यू ग्रोज एट अ फास्टर रेट देन द ग्रोथ इन नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर टैक्स बायंसी का जो फैक्टर है वो 1 से ऊपर चला जाता है तो जो ग्रोथ हो रही है हमारी जीडीपी में या नेशनल इनकम में, उससे तेज हमारा टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगेन एक कंसेप्चुअल डिटेल आप लोगों के लिए, राइट। तो समझ आ गया टैक्स बायंसी क्या होता है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? व्हाट इज टैक्स बायंसी?
नो सर, इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो करके भी मतलब सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन आया था, तो वैसे टैक्स बॉयंसी पे भी आ सकता है वैसे, कि वन से ज़्यादा है, कौन सा अच्छा वाला है। और नेशनल इनकम क्या होता है वैसे कॉन्सेप्ट? नेशनल इनकम मतलब जीडीपी से जो इनकम हो रही है उसको ही नेशनल इनकम हम लोग बोलते सही है वैसे। 2013 में एग्जैक्टली क्वेश्चन था कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, तो उसमें जो आंसर था वो बता देता हूँ। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और जो एनके सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन है ना, इस पे भी 2018 में एग्जैक्टली मतलब लाइन कॉपी पेस्ट कर दी थी। हैं। इनफैक्ट आगे लिखा हुआ भी है इनके तो सिंह कमेटी का। राइट। ठीक है। तो वो बता देता हूँ, फिर एक कंसेप्ट पूछता हूँ आप लोगों से। तो देखो, एनके सिंह कमेटी का जिसका हम लोग बात कर रहे थे, ये बेसिकली फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए ये कमेटी बनाया गया था। तो इसकी जो रिपोर्ट्स थी या उसके जो बेसिकली टारगेट्स थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पहला चीज़ बोला था, डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 60% बाई ईयर 2023। ठीक है। अब 60% सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के होना चाहिए। तो अगर इंडिविजुअली देखें तो 40% सेंटर के लिए है और 20% स्टेट्स के लिए है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अभी जो 27.5% हो रखा है डेट टू जीडीपी रेशियो, वो अभी टारगेट से थोड़ा पीछे है। टारगेट अभी हमारा 20 है, राइट। और सेंटर के लिए 40 है, ये याद रखना। इसके अलावा कमेटी ने सजेस्ट किया था इनकॉपरेटिंग एस्केप क्लॉज दैट अलाउज डिविएशन फ्रॉम फिजिकल टारगेट्स। ठीक है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए हमारे पास एक एक्ट है, सभी को नाम पता होगा, FRBM। ठीक है, तो FRBM जो एक्ट है उसके अंदर ही एस्केप क्लॉज का भी प्रोविजन उन्होंने रिकमेंड किया था, जिसको गवर्नमेंट में डाला और बाद में यूज़ भी किया था। ठीक है, 2019 में यूज़ किया था, फिर कोविड के दौरान भी यूज़ किया गया था, बिकॉज क्योंकि तब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमारा फिजिकल डेफिसिट जो था वो बढ़ जा रहा था, राइट। फॉर ऑल दोज रीज़न ये इन्होंने कहीं ना कहीं पहले ही फोर्स ही कर लिया था, मतलब कि फ्यूचर का नीड जो था वो एंटिसिपेट किया और बोला कि ये जो FRBM का टारगेट है इसको इतना स्ट्रिंजेंट नहीं रखते, या अगर रखते भी हैं तो एटलीस्ट एक एस्केप क्लॉज देते हैं गवर्नमेंट को, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको वापस से रीसेट कर सकती है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट इट। अब आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, हम लोगों ने टैक्स बायंसी की बात किया, ठीक है, ऐसा ही एक और टर्म होता है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी किसी को पता है क्या होता है? एनीबडी? Increase in tax collection when rate of tax is changed. करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो, टैक्स बायंसी मतलब कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे नेशनल इनकम, या सॉरी, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स से पहले हमारी कंट्री के अंदर 100 रुपीज़ जीडीपी था, तो उसका 10% कितना हो गया कि 10 रुपीज़ हमारा गवर्नमेंट को टैक्स चल गया। अब लेट्स से हमारा जीडीपी बढ़ के 100 से 1000 रुपीज़ हो गया, तो अब जो उसका 10% मिलेगा वो 100 रुपीज़ मिलेगा, है ना। तो इस सेंस में टैक्स बायंस कैसे हुआ कि जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ा टैक्स रेट उतना ही था, तो क्योंकि हमारा जीडीपी बढ़ा तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक बात है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन लेट्स से अगर हम हमारा टैक्स रेट बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो टैक्स रेवेन्यू वो भी बढ़ जाता है, तो उसे हम टैक्स इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। बायएनसी के अंदर आप टैक्स रेट को फिक्स रखते हो, टैक्स इलास्टिसिटी में आप टैक्स को चेंज करते हो और उसके बेसिस पे चेकआउट करते हो कि बेसिकली कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है लैफर कर्व। ये पता है किसी को लैफर कर्व? As the tax rates increase, तो टैक्स कलेक्शन एक हद तक ही इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। वेरी गुड। तो अगर आप लैफर कर्व को बनाना चाहो तो इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमने बोला कि टैक्स रेट एक पॉइंट तक बढ़ाओगे तब तक तो आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे लोगों को लगने लगेगा भाई अब ज़्यादा टैक्स देने का कोई मतलब नहीं, इससे इससे बेटर आप टैक्स चोरी कर लो। ठीक है, पीपल वुड बी इंसेंटिवाइज टू बेसिकली इवेड टैक्सेस। तो ऐसे में क्या होने लगा, आप टैक्स रेट और बढ़ाओगे तो लोग फिर टैक्स देना बंद कर देंगे,
ठीक है, और आपका जो टैक्स रेवेन्यू जो आपको मिल रहा था वो अगेन डिक्रीज करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों जो टर्म्स है ये बहुत प्रोमिनेंटली यूज हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए, तो किसी को अगर डाउट हो नहीं समझ में आया तो यहाँ से चेकआउट कर लेना पीडीएफ में। अब वापस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक वाज द स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि अभी जो स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है स्टेट्स के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उन लोगों ने बढ़ाया है, विच इज़ अ गुड थिंग इन द सेंस कि इससे एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, और वही डेवलपमेंट में एक्चुअली हमें काम आता है, राइट। तो स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, उन्होंने अप्रूव किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ 56,415 crores in 16 states under the special assistance to state for capital investment 23-24। ठीक है, अब आपसे यूपीएससी ये एग्जैक्टली नंबर नहीं पूछेगा कि कितने करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। ये बाकी स्टेट वगैरह एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बट यूपीएससी में जनरली इस टाइप के नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना तो ट्रेंड के ऊपर कोई फोकस देना पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जान लो कि ये स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये है क्या, ये बेसिकली एक्चुअली एक स्कीम था जो कि यूनियन बजट 23-24 के अंदर अनाउंस किया गया। ये जो स्कीम था दिस इज सिमिलर टू द वन दैट वाज ब्रॉट अबाउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है जब रेवेन्यू नहीं था तो वो आगे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया ताकि वो कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। और ये जो लोन एक तरह से ये जो पैसा था ये लोन पे दिया गया था, बट इंटरेस्ट फ्री लोन था, मतलब इसके ऊपर कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं, इस पर कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। तो वैसा ही सेम एक और टाइप का सिमिलर टाइप का ही स्कीम वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया, जिसके अंदर एम ये है कि स्टेट अपना कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ावा दे, राइट, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक रोड की, राइट, रोड जो है रीजनल कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, राइट। अगर रोड अच्छा होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटर हो जाएंगी, लोगों का मूवमेंट बेटर हो जाएगा। हो सकता है कोई पहले जो लोग गाँव के अंदर पढ़ते थे, क्योंकि अब वहाँ पे रोड आ गई है तो इजीली शहरों तक जाकर पढ़ सकते हैं, राइट। सो इसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ठीक है, अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंस का बात और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इसके अंदर जो असिस्टेंस हम लोगों ने बात की, यहाँ पे 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, मतलब ये जो पैसा है 50 साल में चुकाना है और इसके ऊपर कोई लोन भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके अंदर इस स्कीम के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहला पार्ट है दैट इज जनरल एलोकेशन, मतलब जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से जो भी प्रायोरिटी का उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम लगता है उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी फिर इसमें 8 पार्ट्स में आप देख सकते हो इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, फाइनेंसिंग रिफॉर्म इन अर्बन लोकल बॉडी, ऐसे करके कुछ टाइट ग्रांट्स जो है या कुछ पैसा जो है स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर और ज़्यादा इंसेंटिव्स स्टेट को मिलेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब अगेन ये सारे पार्ट्स रिमेंबर करना ज़रूरी नहीं है, बस ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि एक स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रहा है, जिसके अंदर स्टेट्स को सेंटर की तरफ से कुछ पैसा मिल रहा है जिसे वो इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 50 ईयर्स, और एम इसका ये है कि कैपिटल जो स्पेंडिंग है स्टेट्स के अंदर उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, तो यही था इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो ट्रेंड्स की बात करें तो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि जो केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट हैज़ रिमेन्ड द सेम इन फाइनेंशियल ईयर 2023 कंपेयर्ड विद द 29% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो नियरली सिमिलर रही है। ठीक है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है दोनों ईयर्स में सिमिलर रही है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर हम बात करें द एक्सपेंडिचर बाय स्टेट्स ऑन सब्सिडीज रोज एट अ फास्टर पेस, तो जो स्टेट एक्चुअली सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च कर रहा था वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, इवन एज देयर कैपिटल स्पेंडिंग स्लो डाउन इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर करें कैपिटल स्पेंडिंग का विद द एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, तो एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज थोड़ा सा फास्टर बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़
केपेक्स की अगर हम बात करते हैं मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे कोई भी एसेट अगर क्रिएट हो रहा है, चाहे उसमें कोई स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है, दैट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ या कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो, ये जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इम्प्रूव हुआ है, मतलब जीडीपी का जो प्रपोर्शन है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है वो बड़ा है, राइट। पहले ये 2.3% था, बट अब ये 2.9% हो गया इन द ईयर 22-23। अब सेंटर से जो पैसा या सपोर्ट मिल रहा है स्टेट को टू इंक्रीज केपिक्स, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो इससे एक तो अर्ली रिलीज ऑफ फंड हो जाएगा, ताकि जो स्टेट्स हैं वो पहले जितना जल्दी उस पैसे को एक्सेस कर सके और फिर उसे अपफ्रंट केपेक्स में लगा सके, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सके। सेकेंड चीज़ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेगुलेटेड स्टेट बोरिंग अंडर आर्टिकल 239। ठीक है, आर्टिकल 239 के अंडर क्लियरली लिखा गया है, अगर कोई स्टेट बोरो करना चाहता है पैसे को, तो वहाँ पे सेंटर की तरफ से उसको परमिशन होना चाहिए, अगर उसने ऑलरेडी कोई आउटस्टैंडिंग लोन सेंटर से ले रखा है। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे समझ लो, सपोज आपने किसी से और से लोन ले रखा है, तो अगर आप नया फ्रेश लोन रेज करना चाहते हो, तो आपको पहले अपने जो लेंडर था जिससे आपने वो पैसे लिए हैं उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेम जो आर्टिकल 23 है इज़ फॉर द स्टेट्स, और सेंटर का जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो रहेगा, ताकि सेंटर ये इंश्योर कर सके कि स्टेट्स जो हैं कभी डेट ट्रैप में ना फंस जाएं, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं अपने कमिटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो पब्लिक डेट। तो आईएमएफ का ये एक रिपोर्ट था जिसके अंदर ये हाईलाइट किया गया कि इंडिया का जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है हैज़ बेयरली इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें 2005 एंड 6 में, तो इट वाज 81%, और अभी 22-23 के अंदर अगेन 81% ही हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ने ये चीज़ हाईलाइट किया है। तो ये आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि हमारा कोई जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये ना तो इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब पब्लिक डेट होता क्या है, तो पब्लिक डेट इज़ बेसिकली द लाइबिलिटीज़, मतलब देनदारी जो है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, विच आर कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने उठाया है अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको हम बोलते हैं पब्लिक डेट, और ये आता है अंडर आर्टिकल 292 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखना है, आर्टिकल 292 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पब्लिक डेट, और 293 टॉक्स अबाउट द डेट रेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखना, आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पब्लिक डेट की अगर हम बात करें, तो या तो गवर्नमेंट हो सकती है कि कंट्री के अंदर से ही पैसा उठाए, या कंट्री के बाहर से बोरो कर सकती है। ठीक है, दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटरनल डेट हो गया और दूसरा एक्सटर्नल डेट हो गया। ठीक है, नाम से क्लियर है, इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर से ही पैसा हम रेज कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं इंटरनल डेट में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मतलब जिसे आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर उन सिक्योरिटीज़ को बेचा जा सकता है, जैसे कि G6 यानी गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, टी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स, यानी ये जो ऐसे मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको वापस से जो लोग खरीदते हैं या जो इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं वो आगे भी बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इसके अंदर यू विल फाइंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जैसे पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट्स होते हैं, या सपोज कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आई। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली आपको याद होगा, एक जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आया था। स्कीम का मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। सुकन्या समृद्धि हाँ, योजना। करेक्ट करेक्ट, सुकन्या समृद्धि योजना। तो उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने बोला कि आप कुछ पैसा डालो, ठीक है, इस स्कीम के अंडर, तो उसके ऊपर हम आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देंगे। उसमें शायद अराउंड 7-8%, मतलब अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उसमें, राइट। सो 8%। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब वो फंड जो था वो गवर्नमेंट फिर किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और फिर उसके बदले में लोगों को जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा तब वो पैसा वापस रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो वो जो पैसा सुकन्या समृद्धि योजना से सपोज आया, वो गवर्नमेंट किसी यूज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगा सकती है, और कोई उसकी ऑब्लिगेशन थी उसको फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, बट ये वाला जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं,
ये नॉन मार्केटेबल होती है, मतलब इनको आगे और बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। एक्सटर्नल डेट के बात करें तो इसमें कोई फॉरेन ग्रांट हो गया, सॉरी ग्रांट तो डेट नहीं होगा, लेकिन किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से हम लोगों ने पैसा उधार लिया, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, आपके पास आईएमएफ भी होता है, राइट, या हमारे पास और कुछ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे जापान का इन्वेस्टमेंट बैंक है जी का नाम से। तो ये सब इंडिया को किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए सपोज लेट्स से पैसा उधार में देते हैं, तो ये एक्सटर्नल डेट में गिना जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये ध्यान रखना, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पब्लिक डेट स्टूड एट 57.1% ऑफ द जीडीपी, और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट वॉज 81% ऑफ द जीडीपी इन 22-23, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, टोटल जो डेथ है एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी वो 81% बढ़ जाता है, राइट, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। नेक्स्ट, जो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है रिप्रेजेंट्स द इनडेटनेस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूटी विद लेजिस्लेचर। तो इन सब का कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कि गवर्नमेंट डेप्ट इतना है। ठीक है, तो ये हमारा जो 81% जो जीडीपी का डेट है, दैट कंबाइंस सेंटर का डेट, स्टेट का डेट, और अगर कोई यूटी है विद लेजिस्लेचर उसने भी जो पैसा उठा रखा है वो भी जनरल गवर्नमेंट डेट के अंदर आ जाएगा। अब इस जो डेट है, टोटल हमारा जो डेट है उसमें जो इंटरनल डेट मतलब कंट्री के अंदर से जो पैसा उठाया है गवर्नमेंट्स ने, दैट अकाउंट्स फॉर 94.6% ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, यानी अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि हमारी कंट्री में एक्सटर्नल डेट ज़्यादा है या इंटरनल डेट ज़्यादा है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई इंटरनल डेट जो है, जो अंदर से पैसा जो उठा रेज किया गया है एज लोन, वो ज़्यादा है। ठीक है, इसका बाकी जो रिमेनिंग परसेंट बचेगा दैट वुड बी 5.4%, वो हमारा एक्सटर्नल डेट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा एक्सटर्नल डेट कम है, और जनरली ये एक्सटर्नल डेट कम ही होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो फिर करेंसी फ्लैक्चुएशन की वजह से दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये एक तो एडवांटेज है इंटरनल डेट होने का, लेकिन इंटरनल डेट होने का एक डिसएडवांटेज भी है, इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। पहले ये देख लो हाई पब्लिक डेट क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं और क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। तो रीजंस में पहला है फिजिकल स्टिमुलाई। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान हमारा जो कंट्री था वो एक तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही थी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस किक स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपफ्रंट पैसा डालती है मार्केट के अंदर, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो। तो ऐसे में फिजिकल स्टिमुलस बढ़ जाता है और उसको देने के लिए लोन उठाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो पैसा है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम आएगा, जिसे हम केपेक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम चल रही है, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसके अंदर जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है, राइट। तो ये सारी वेलफेयर स्कीम्स क्यों चल पा रही है, बिकॉज हम या गवर्नमेंट जो है वो डेट उठा के वो जो स्कीम्स है उसको फाइनेंस कर रही है। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इंटरेस्ट डेट। ठीक है, तो जो डेट हम लोगों ने उठाया हुआ है या जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है उसको वापस रिपे भी करना पड़ता है। ठीक है, जो भी आप इंटरेस्ट जो भी लोन आप उठाते हो उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट कुछ प्रिंसिपल पे करना पड़ता है। तो ये जब हम एक्टिविटी करते हैं इसको बोलते हैं सर्विसिंग ऑफ डेट। ठीक है, तो वो डेट को रिपे करने के लिए भी कभी कभी गवर्नमेंट को सामने से और लोन उठाना पड़ता है। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, एक तो लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज है। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा एक लिमिटेड अमाउंट में ही है और बहुत सारे इमर्जिंग प्रायोरिटीज़ है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हो गया, ग्रीन ट्रांजिशन हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये सारे जो है बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, लेकिन पैसा लिमिटेड है। नेक्स्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पेमेंट अकाउंट फॉर 5% ऑफ जीडीपी, रफली ट्वाइस द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज एवरेज। राइट, जो हम लोगों ने पैसा उठाया उसमें हाई इंटरेस्ट पेमेंट बहुत सारे फंड्स के ऊपर या बहुत सारे लोन्स के ऊपर देना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि अगर बाकी इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी रहता है कि जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज होती है इंडिया को पुअर रेटिंग देती है, मतलब उतना अच्छा रेटिंग नहीं देती जितना मिलना चाहिए, और जब रेटिंग अच्छी नहीं होती तो फिर आपको लोन जो है थोड़ा महंगा मिलता है। ठीक है, ये भी एक इशू है इसके पीछे। और लास्टली, लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मतलब अगर क्या होता है मार्केट से सारा का सारा पैसा या बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा गवर्नमेंट उठा लेती है, तो बाकी जो प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए लोन उठाने के लिए पैसा नहीं बचता, या अगर पैसा होता भी है तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है।
इन दैट सेंस नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। क्लियर? ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं रिलेटेड न्यूज़ में। बस इसमें ये याद रख लेना, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आता है ऑन एक्सटर्नल डेट, नाम है इस रिपोर्ट का इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023। ठीक है, कई बार ये रिपोर्ट्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बस इसमें याद रखो डेट की बात हो रही है, उधारी की बात हो रही है। ठीक है, तो उधारी वगैरह की बात कौन करेगा? ये कोई बैंक की बात करेगा इसके बारे में। वैसे याद रख लेना वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट होता है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल नहीं है, वही सब चीज़ें जो हम लोगों ने इंडिया के रिस्पेक्ट में डिस्कस करी है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसमें बस इंडिया का रिलेटेड एक फैक्ट ये था जो पता होना चाहिए हमें। India's debt service was 2% of the gross national income of India in 2022। ठीक है, तो इंडिया जो डेट को रिपे करने में जो अमाउंट इस्तेमाल कर रहा है वो इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसका 2% है। क्लियर? बाकी सारी सेम चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी हुई है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऑफ बजट बोरिंग। तो अभी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये एक बॉडी है जिसने एक रिपोर्ट निकाला है ऑन ऑफ बजट बोरिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इसमें इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो ऑफ बजट बोरिंग कर रही है, ठीक है, उसके बारे में इनका ये रिपोर्ट था। तो अब ऑफ बजट बोरिंग होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो ऑफ बजट बोरिंग रिफर्स टू बोरिंग दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट इवन दो बजटरी रिसोर्सेज विल हैव टू बी यूज फॉर देयर रीपेमेंट। यानी ऐसी बोरोइंग जो कि डायरेक्टली आपके बजट में नहीं दिखती है लेकिन उसको रिपे करने के लिए कहीं ना कहीं बजटरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, उसे ऑफ बजट बोरिंग बोलते हैं। राइट, अभी ऑफ बजट बोरिंग की करता क्यों है कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास FRBM टारगेट्स है जो कि आपको अचीव करने हैं, और ऐसे में आप नहीं चाहते कि आप जो है जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है जो कि फिजिकल स्पेंडिंग हो रही है उसको आप नहीं दिखाना चाहते, अदरवाइज आप FRBM के साथ नहीं कंप्लाई कर पाओगे। तो ऐसे में क्या करते हैं वो कुछ और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू वो पैसा उठाते हैं जो कि बजट में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और एक क्लासिक एग्जांपल जैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, FCI या अपने जो PSUs हैं इसके थ्रू लोन उठवा लेती हैं फॉर द पेइंग ऑफ फूड सब्सिडी बिल। ठीक है, कायदे से फूड सब्सिडी बिल डायरेक्ट अपफ्रंट गवर्नमेंट को पे करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट खुद वो पैसा नहीं स्पेंड करी है बल्कि FCI के थ्रू उस लोन को उठवा रही है, और फिर कहीं ना कहीं बाद में जब पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास तब FCI का जो लोन है उसको बेसिकली रीपे करने में हेल्प करेगा। राइट, तो ऐसे में क्या है, PSUs का इस्तेमाल करना और उनसे लोन उठाएंगे तो बजट के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट होगी वो चीज़। राइट, तो इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस होती हैं दीज आर कॉल्ड ऑफ बजट बोरिंग। ठीक है, अब रीजन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यही था, पहला बाईपास करना फिजिकल डेफिसिट टारगेट अंडर द FRBM एक्ट 2003। राइट, FRBM के जो टारगेट्स है उसको बाईपास करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड बोरोइंग लिमिट्स अंडर द आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर स्टेट को लेट से कोई नया लोन रेज करना है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने ऑलरेडी सेंटर से कोई लोन ले रखा है, तो ऐसे में उन्हें सेंटर की परमिशन की ज़रूरत होगी टू रेज ए न्यू लोन। ठीक है, तो वहाँ पे सेंटर की जो परमिशन आ जाती है, तो ऐसे में कई गवर्नमेंट्स उसको बाईपास करने के लिए क्या करती हैं कि अपना जो भी स्टेट का PSU होगा उसके थ्रू लोन को उठा सकती हैं। ठीक है, तो ये अगेन एक तरीका है कि क्यों OFB जो ऑफ बजट बोरिंग का जो प्रोविजन है वो स्टेट गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। फिर कभी कभी क्या होता है, सेंटर की तरफ से जो भी ग्रांट्स होते हैं उनको आने में काफ़ी डिले हो जाता है या कभी कभी रिडक्शन भी हो जाता है। तो ऐसे में अगेन जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए ऑफ बजट बोरिंग का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? तो इम्प्लीकेशन डायरेक्टली ये है, क्योंकि FRBM जो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट जो कि बनाया ही गया था फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए, ठीक है, ताकि अंधाधुंध हम लोग पैसा ना खर्च करें, एक लिमिट में पैसा खर्च करें, उसके लिए हम लोगों ने FRBM एक्ट बनाया था। अब आप FRBM एक्ट को ही बाईपास कर रहे हो। ठीक है, जो उसका मेन एम था विच वॉज फिजिकल कंसोलिडेशन, आप उसको ही बाईपास करो। तो ऐसे में हो सकता है अ हिडन लायबिलिटी दैट मे लीड टू डेट ट्रैप फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, कि वो जो गवर्नमेंट है वो डेट ट्रैप में फंस जाए और अपना जो भी लोन था उसे प्रॉपरली रिपे ना कर पाए, और बहुत ही ग्रीवियस सिचुएशन में हो सकता है डिफ़ॉल्ट भी कर जाए अपने
लाइबिलिटी पेमेंट में। नेक्स्ट, एडवर्सली इफेक्ट द अकाउंटेबिलिटी एज इट इज़ जनरली स्क्रूटनाइज। ठीक है, जो गवर्नमेंट की बेसिकली अकाउंटेबिलिटी होती है वो कैसे होती है, बिकॉज जब भी बजट आता है वो FRBM के जो प्रोविजंस होते हैं उनको ले डाउन करता है इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या इन केस लोकसभा हो गया फॉर द पार्लियामेंट, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ले डाउन किया जाता है बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर वो चीज़ डाल ही नहीं रहे बजट में तो वहाँ पे जो बैठे हुए अपोजिशन मेंबर्स हैं उनको पता नहीं लगेगा और वो उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी जो चेक है वो नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हैं जिसके चलते ऑफ बजट बोरोइंग जो है इसको डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है इतने पार्ट में? एनी डाउट सो फार? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। करंट अकाउंट डेफिसिट CAD। तो अब अगेन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हर क्वार्टर में ये नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, कोई ट्रेंड है तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अदरवाइज तो लार्जली ये नंबर्स एग्जैक्टली याद रखना किसी काम का नहीं। ठीक है, तो देखो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बेसिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले टर्म देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक रिकॉर्ड है जहाँ पे हम जितनी भी गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर या एसेट्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन हुए इन परचेजिंग सम गुड्स या सेलिंग ऑफ सम गुड्स या सर्विसेज या एसेट्स, उन सब का एक रिकॉर्ड रहता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टिपिकली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बेसिकली दो कैटेगरीज ऑफ अकाउंट आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, एक होगा करंट अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब जहाँ पे जितना भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स एक साल के अंदर कंट्री ने किया है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज में हो या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर, उस सब का जो बैलेंस है हमें करंट अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला एक बार डायग्राम देख लो, इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो करंट अकाउंट मैंने क्या बोला, जितना भी गुड्स और सर्विसेज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है एक साल में वो सब करंट अकाउंट के अंदर आ जाता है अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब फिर करंट अकाउंट में भी दो चीज़ें हैं, एक है विजिबल और एक है इनविजिबल। ठीक है, तो विजिबल मतलब लेट्स से आपने कोई लेट्स से पेन बेचा किसी ने इंडिया से, राइट, तो कोई सामान गया इंडिया से बाहर, उसके बदले में पैसे मिले, तो वो सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी हार्डवेयर जो चीज़ें हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो सब विजिबल के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर आपके आएगी सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज डायरेक्टली दिखती नहीं है ना, हो सकता है इंडिया के अंदर बैठ के कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हो, है ना, या फिर इंडिया में लेट्स से कोई टूरिज्म सर्विसेज ऑफर कर रहा हो, ऐसे में बाहर से फॉरेनर्स आएंगे इंडिया के अंदर विजिट करेंगे, तो वो एक सर्विसेज जो इंडिया में उसके उनको मिली उसके बदले इंडिया के अंदर पैसा आया। ठीक है, नेक्स्ट इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। लेट्स से इंडिया ने बाहर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था या किसी इंडियन सिटीजन ने बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट से जो उसे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वो भी अगेन इनविजिबल इनकम में कहलाया जाएगा। या अगर इंडिया से बाहर किसी को पैसा भेजा जा रहा है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स तो वो हमारे लिए अगेन इनविजिबल पार्ट के अंडर ही आएगा। लास्टली है ट्रांसफ़र और रेमिटेंसेस। ठीक है, तो ट्रांसफ़र में वो वाली पेमेंट्स होती है जिसके बदले में कुछ देना नहीं पड़ता, जैसे रेमिटेंसेज हो गए। रेमिटेंसेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई इंडियन सिटीजन है, वो यहाँ से जाता है यूएस के अंदर, यूएस में काम करता है और अपने घर पे वापस पैसे भेजता है, इसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेज। ठीक है, उस रेमिटेंस के बदले वो जिस भी परिवार को उसने वो पैसे भेजे हैं उनको अलग से वापस कोई गुड्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो पैसा उनको सिर्फ एक साइड ही आया है, राइट, उसके बदले में कोई और गुड गया नहीं है। इसके अलावा गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, दीज ऑल कम अंडर द इनविजिबल एस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये था आपका करंट अकाउंट, एक बैलेंस शीट या एक बैलेंस बोल सकते हैं ऑफ ऑल द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री विद इन एन ईयर। फिर आपका है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अगेन BOP का एक और अकाउंट बोल सकते हैं या दूसरा अकाउंट बोल सकते हैं। इसके अंदर जितना भी इंटरनेशनल सेल या परचेज हुआ है किसी एसेट का, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें देखो एक है इन्वेस्टमेंट, इसमें FDI और FII आ गया। ठीक है, फिर लोन, अगर लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है वो भी अगेन कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मल्टी ईयर्स होती हैं। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड के लिए ये पैसा जो है दिया जाता है, फॉर दैट रीज़न ये कैपिटल अकाउंट में
गिना जाता है। एंड लास्टली, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो एनआरआईज के जो बैंक अकाउंट है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट के अंदर बैंक के जो एनआरआई अकाउंट के डिपॉजिट जो हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में गिना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई? If a company is investing in more than 10% of share, वो FDI में होगा. Less than 10% is FII. राइट। तो बेसिकली एफडीआई लगाया जाता है ताकि कंट्रोलिंग स्टेक लिया जा सके, है ना। तो एफडीआई जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एफआईआई जो है वो जनरली पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से पैसा डाला जाता है कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ों पे और डिस्कशन कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा इससे रिलेटेड। ये लोग जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं वो किस अकाउंट के अंडर आएगा? ट्रेडिंग करते देखो, पैसा आया क्रिप्टो ट्रेडिंग से तो वो फिर इनविजिबल करंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट, तो फिर वो लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो कैपिटल अकाउंट में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर सिंपली ट्रेडिंग एक्टिविटी बोले, ट्रेडर्स जो है जनरली रोज़ पैसा डालते हैं, रोज़ पैसा निकालते हैं, तो वो फिर करंट अकाउंट के अंदर आ सकता है। हाँ, यूजुअली जैसे शेयर्स बाय करते हैं वो एफआईआई के अंदर आता है, और एफडीआई में हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फॉरेन तो है लेकिन किस देश का है ये किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर कंट्री होता है। तो क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसके अगेंस्ट होगा, डेफिसिट या फिर सरप्लस? डेफिसिट सरप्लस तो नहीं होगा, बिकॉज मतलब देखो वो चीज़ अलग है कि अब इनविजिबल मैंने बताया, तो वो चीज़ है कि अगर आपने लेट्स से यहाँ से कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, अगर उसके ऊपर डिविडेंड आपको आ रहा है तो वो तो आपके लिए हो गया सरप्लस। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर किसी ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में आप फिर उसे डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करो, तो वो इंडिया के लिए डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, और रही बात क्रिप्टो करेंसीज की, तो जनरली सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसी है, मेजर वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी, दे आर बेसिकली डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। ठीक है, जैसे अगर आप बिटकॉइन खरीदोगे तो पहले आपको इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डॉलर से आप उसे बिटकॉइन में खरीदोगे, राइट। इसलिए आरबीआई ने एक टर्म में निकाला था कि क्रिप्टो करेंसी से डॉलराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो रहा है। ठीक है, डॉलराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आई थिंक आगे ये टर्म भी मिलेगा जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, राइट। सो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी वो सारा इस इनविजिबल एस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप डाउट। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रीज़न बिहाइंड इंक्रीज्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पे देखो इंडिया का लार्जली देखा जाएगा, पिछले 20 साल का अगर ट्रेंड देखोगे तो एक या दो बार ऐसा हुआ है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। ठीक है, सिर्फ दो ही शायद इंसिडेंट्स थे जब एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था, अदरवाइज लार्जली डेफिसिट रहा था। एक बार तो कोविड के दौरान हो गया था। कोविड के दौरान इसलिए हो गया था बिकॉज इंडिया के इम्पोर्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट चल रहा था, तो उस चक्कर में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के दौरान ऐसा हुआ था कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। बाकी लार्जली करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। उसके रीज़न क्या है? पहला, हायर ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइडन हुआ रहता है या ज़्यादा ही मिलता है हमें। नेक्स्ट है सर्विसेज रिसीट्स डिक्लाइन। तो रिसेंट के कुछ समय में ऐसा देखने को मिला है कि हमारा जो अब तक सर्विसेज सेक्टर था जिससे हमें ज़्यादातर पैसा आ रहा था, उसका जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, जो कि इनविजिबल एस्पेक्ट में आ रहा था करंट अकाउंट में, वो डिक्लाइन हुआ थोड़ा सा, जिसकी वजह से अगेन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। फिर नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, राइट, क्योंकि आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड के साथ अब काफ़ी इंटीग्रेट हो गई है। तो अगर ग्लोबल ऑर्डर के अंदर कोई सप्लाई साइड शॉक आ जाता है या इन जनरल कोई ग्लोबल शॉक्स आ जाते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या इसराइल पैलेस्टाइन वॉर हो गया, तो इनके चक्कर में इंडिया के अंदर भी बहुत सारा जो आने वाला सामान है या जो एक्सचेंज रेट है वो वॉलेटाइल हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है।
नेक्स्ट इज राइजिंग ऑयल प्राइस, अगेन ग्लोबल फैक्टर्स का ही एक सब पॉइंट बोल सकते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80% जो फ्यूल है या जो ऑयल है हम लोग इम्पोर्ट से डिमांड को फुलफिल करते हैं, राइट। तो ये जो हायर ऑयल प्राइस अगर हो जाता है ड्यू टू सम ग्लोबल सप्लाई शॉक, उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये और वाइडन हो जाएगा। एंड लास्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर इसमें कभी डिक्लाइन हो, राइट, अब ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है। जैसे एक आपने फिनोमेना सुना होगा टेपर टैंट्रम, टेपर टैंट्रम, ठीक है। अगर यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बेसिकली बढ़ा देता है, तो ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है अपना पैसा इंडिया में से निकाल के वापस यूएस में ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रीजंस की वजह से एफडीआई डिक्लाइन हो सकता है। या फिर इंडिया में लेट्स से अभी तो एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी सही है इंडिया के अंदर, बट अगर लेट्स से कभी ऐसा हो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एनवायरमेंट अच्छा ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ख़राब हो रहा हो, ऐसे में क्या करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना कम भी हो सकता है। तो वो भी अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट को वाइडन कर सकता है। तो यहाँ पे यूपीएससी आपसे सिंपली एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आपको अलग अलग ये ऑप्शंस दे देगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपसे सवाल आ सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रेट क्या होगा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, राइट। तो उससे पहले एक तो इकोनॉमिक सर्वे का एक बेसिकली रिपोर्ट था जो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 ने ये चीज़ बोला था कि इंडिया कैन सस्टेन अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 2.5 to 3% ऑफ द जीडीपी विदाउट गेटिंग इनटू एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस, ठीक है। 2.5 से लेकर 3% ऑफ जीडीपी जो है हम करंट अकाउंट डेफिसिट आराम से सर्विस कर सकते हैं या सस्टेन कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसको रिपे करने में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। अभी हमारा जो है दैट इज़ ओनली 1% ऑफ द जीडीपी करंटली, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा नहीं है अभी जो पिछला क्वार्टर था उसकी बात करें तो। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो उससे नुकसान क्या होगा, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, है ना। जब भी ऐसा लगता है कि कंट्री का जो है फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो एक सेंटिमेंट्स होता है इन्वेस्टर का वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। वो उन्हें लगता है कि ये पैसा खुद जनरेट ही नहीं कर पा रहे तो हमें कैसे बना के देंगे। फॉर दैट रीज़न फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर चला जाता है। इसके बाद होता है एक्सचेंज रेट, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है तो ऐसे में हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है, मतलब जो हमारा करेंसी है वो फ्री फॉल में जा सकता है, राइट। और ऐसे में हमारे लिए जो इम्पोर्ट जो भी सामान हम लोग कर रहे हैं वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज रुपी की जो बाइंग पावर है वो कम हो जाती है जब भी हमारा करेंसी फ्री फॉल करता है। तो रुपी की अगर बाइंग पावर कम हो गई तो इसका मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाएगा, यानी उतना ही सेम सामान हमें खरीदने के लिए और पैसा देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ होता है इन्फ्लेशन। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा उधारी गवर्नमेंट ने कर रखी है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, और जब सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उससे क्या होता है, महंगाई होती है, इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पेमेंट इम्बैलेंसेज हो सकते हैं, जैसे हमारे साथ आपको पता ही होगा बीओपी क्राइसिस हुआ था इन द ईयर 1991, ठीक है, बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991। तो वैसा एक सिचुएशन हो सकता है, राइट। अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ यही सेम क्राइसिस हुआ था, तो इससे आप समझ सकते हो, या अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो दैट वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर यू। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, दैट इज डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है। अगेन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास काम का नहीं है। ये देखो G-SECs क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो G-SECs आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विच एक्नॉलेजेस गवर्नमेंट डेप्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो भी ऑब्लिगेशंस है, राइट, सपोज गवर्नमेंट कोई स्कीम अनाउंस करना चाहती है, लेट्स से पीएम किसान मान लो। अब पीएम किसान के लिए पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो पैसा आगे फार्मर्स को दिया जा सकता है। तो वो पैसा जुटाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये गवर्नमेंट एज सिक्योरिटीज़ या बेसिकली ये जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है ये इशू करेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इसके बदले में लोगों से वो पैसा उठाएगी और फिर ये जो पीएम किसान के अंदर जो भी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। सो G-SECs कैरीज प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब कोई डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस इनका नियरली ज़ीरो है, बिकॉज
गवर्नमेंट जो है वो ये पैसा उठा रही है और गवर्नमेंट फेल नहीं कर सकती, राइट। फॉर दैट रीज़न इन्हें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बोलते हैं या रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो डेटेड G6 आर सिक्योरिटीज विच कैरी अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट रेट विच इज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। ज़्यादातर जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं उनके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है या एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहता है जिसको हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर दिया जाता है। अब इसकी रेंज ज़्यादातर 1 साल से ज़्यादा होती है, इट कैन रेंज अप टू 5 years टू लेके 40 years, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कुछ और टाइप्स भी होते हैं। पहला है देखिए ट्रेजरी बिल। सबने जिन्होंने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा, इकोनॉमी पढ़ लिया होगा, उनको सबको पता है। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर यूज़ करता है इन 3 tenors। 3 tenors मतलब 3 टाइम पीरियड होते हैं। 91 डेज में होता है, 182 डेज में होता है एंड 364 डेज में होता है, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट आपको याद रहनी चाहिए। डायरेक्टली सवाल ऐसे ही आ सकता है या स्टेटमेंट एक ऐसा आ सकता है कि टी बिल्स जो है वो इशू किए जाते हैं इतने इतने डेज के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम देखोगे आप 364 डेज है, यानी 1 साल से कम का जो मैच्योरिटी पीरियड है उसमें टी बिल्स को इशू किया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को फटाफट कोई लोन उठाना है और फटाफट उसे रिपे करना है तो वहाँ पे टी बिल्स इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर टी बिल्स में दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब कोई सवाल पूछ सकता है फिर फ़ायदा क्या है जब इंटरेस्ट ही नहीं पे करे। तो इसमें होता क्या है, लेट्स से गवर्नमेंट बोलती है कि हम 100 रुपीज़ के टी बिल्स इशू कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपको एक डिस्काउंट के ऊपर मिलते हैं। वो लेट्स से 95 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। आप अभी 95 में परचेज कर लो, 1 साल बाद लेट्स से उसका 364 डेज़ का मैच्योरिटी पीरियड है, आपको 1 साल बाद जो है 100 रुपीज़ उसमें से मिल जाएंगे, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टी बिल्स काम करते हैं। दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज़। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ मतलब इसके ऊपर आपको कोई मतलब इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये एक डिस्काउंट पे दिया जाएगा और आप उसको उसकी फेस वैल्यू पे रिडीम कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी फेस वैल्यू है, 100 रुपीज़ का आप बॉन्ड खरीद रहे हो और ये 95 जो है इसकी परचेज वैल्यू है, इस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट बिल्स, तो CBMs बोलते हैं शॉर्टली। दीज आर ऑल्सो सिमिलर टू टी बिल्स बट इनका मैच्योरिटी 91 डेज से भी लेस होता है, ठीक है। CBMs का जो CMBs जो है इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है 91 डेज से भी कम होता है। नेक्स्ट देन आपके पास है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ये स्टेट का डेटेड सिक्योरिटीज़ होता है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट का जो G6 होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे ही स्टेट का स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये G6 जो है ये बांटे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए दैट G6 आर इशूड थ्रू ऑक्शन बाय RBI, ठीक है। तो RBI इज द बेसिकली बैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या सेंट्रल बैंक ही बोलते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह काम करता है RBI। तो अगर लेट्स से गवर्नमेंट को पैसा उठाना है मार्केट से तो RBI उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो ऑक्शन करेगा। और ऑक्शन कहाँ पे किया जाता है ये, तो ये याद रखना, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है RBI का कॉल्ड ई-कुबेर, ठीक है। ई-कुबेर के थ्रू आप अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं वो भी जाके अपना अकाउंट डायरेक्टली RBI के साथ बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जो थे वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी कि वो भी अगेन इन जो गवर्नमेंट एज सिक्योरिटीज़ है इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। यहाँ पे कमर्शियल बैंक, शेड्यूल अर्बन कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनी, जो बड़ी बड़ी जो कंपनी होगी इन्वेस्टमेंट का जो काम करती है वो सब ई-कुबेर के मेंबर्स होते हैं और ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर एक नया एडिशन ये भी किया गया था कि गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन G6 मार्केट, ठीक है। पहले ये चीज़ अलाउड नहीं था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लेकिन अब वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो RBI कभी कभी ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, तो इसके अंदर वो क्या करता है, सेल या परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो एज टू एडजस्ट द लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है। लेट्स से अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है यानी बहुत सारा कैश है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, RBI क्या करेगा, वो बोलेगा बैंक्स को कि ये रखो G6
G-Secs या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने पास रखो और उसके बदले में आपके पास जो पैसा है वो मुझे दे दो, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेगा, इससे होगा क्या, जो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है या जो कैश है वो सक आउट कर लेगा, कौन, RBI, और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो दीज वर सर्टेन पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है। एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लो, बॉन्ड यील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर गेट्स, जब भी वो कोई बॉन्ड परचेज करता है उसका मेच्योरिटी के बाद जो उसे रिटर्न मिलना चाहिए उसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज इंटरेस्ट रेट और द कॉस्ट ऑफ बोरिंग टू एन इशूअर। अभी ये फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, द यील्ड ऑफ अ बॉन्ड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, ठीक है। जितना ज़्यादा उस बॉन्ड का प्राइस होगा उतना कम उसका यील्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और अगर लेट्स से अगर इसका उल्टा मैं बोलूँ कि अगर बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो गया है तो उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। लेट्स से अगेन बॉन्ड का प्राइस लेट्स से मान लीजिए फेस वैल्यू था इसका 100 रुपीज़, राइट, आपको 95 में मिला, तो ये जो बाकी जो 5% 5 रुपये बच गया दैट वुड बी द यील्ड, इसको बॉन्ड यील्ड बोलेंगे। क्लियर, कोई डाउट है इतने पार्ट में किसी को? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार मेंस में और प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आया है, राइट। और इंडिया का एक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बोल सकते हैं, स्पेसिफिकली बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। अब जो न्यूज़ है वो काम का नहीं है, बिकॉज अभी 50th GST काउंसिल का मीटिंग में उन्होंने जो GST का रेट है ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज़ के ऊपर 28% कर दिया है, विच इज़ द हाईएस्ट स्लैब, ठीक है। आपको पता ही होगा लार्जली GST के अंदर 4 स्लैब्स हैं हमारे पास, ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा ज़ीरो भी है, एक स्लैब होता है, पर वो गिनते नहीं हम लोग, ठीक है, वो नील रेटेड के अंदर आ जाता है। कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे पेट्रोल हो गया, लिकर हो गया, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब बाकी ये देखो की हाईलाइट जो इसने लिखे हैं PT के अंदर, दोज आर नॉट यूजफुल फॉर अस, राइट। फिर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बस यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, ऑनलाइन गेमिंग को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ स्किल वैसा गेम है जहाँ पे एक्चुअली प्लेयर की एक्सपर्टीज़ लगती है, ठीक है, वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस काम में आता है, इट इज़ नॉट मेयरली अ गेम ऑफ चांस, ठीक है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ड्रीम 11 जो एक गेम है, सभी ने सुना ही होगा, जिसके ऊपर टीम बनाते हैं और फिर पैसा मिलता है, तो बेसिकली वो कोर्ट में ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो गए थे कि ये जो ड्रीम 11 है दैट इज़ गेम ऑफ स्किल, नॉट अ गेम ऑफ चांस, ठीक है। गेम ऑफ चांस क्या है, जहाँ पे सिंपली रैंडम आउटकम है और तुक्का लगा तो आप जीतोगे, तो सिंपली बेटिंग, गैम्बलिंग जो है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज गेम ऑफ चांसेस, क्लियर। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब GST के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसका डेफिनेशन याद रख लो, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो बहुत ही काम में आएगा, बट प्रीलिम्स के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन इस डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो ये याद रखो, GST इज़ अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक है। ये जो GST था ये आया ही इस आइडिया से था दैट वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, राइट, इस आइडिया से आया था। तो पूरे कंट्री के ऊपर ये जो बहुत तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लग रहे थे स्टेट के, सेंटर के, उनको सबको सब्ज्यूम कर लिया गया और अब हम एक ही टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज़ कॉल्ड GST। नेक्स्ट देखो, इट इज़ अ मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लेवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब लेट्स से कोई सामान तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर हुआ और सेल हुआ यूपी के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर जो टैक्स एक्चुअली जिस स्टेट को इसके अंदर इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो टैक्स मिलेगा वो किसे मिलेगा, वो यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको ये टैक्स मिलेगा, क्योंकि ये जो टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब ये जो प्रोडक्ट जहाँ पे परचेज किया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट को ये टैक्स का जो शेयर है ये मिलेगा,
ठीक है, इन दैट सेंस इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब ये कब से इफेक्ट में आता, तो इट केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसने सब्ज्यूम कर लिया बहुत अलग अलग तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का वैट से स्टेट का जो सर्विसेज टैक्स था, उन सबको सब्ज्यूम कर लिया गया। ठीक है, और ये जो जीएसटी था, दिस वाज फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड बाय द केलकर टास्क फोर्स, या केलकर कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, और बैक इन 2000, ठीक है, 2000 के अंदर ही रिकमेंड कर दिया था कि हमें जीएसटी लाने की ज़रूरत है। राइट, तो ये याद रखना। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट ये हुआ है, एक प्रतिदिन नाम का एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है फॉर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ जीएसटी बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, तो याद रखना, प्रतिदिन एक वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर जीएसटी। कौन यूज़ कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो जीएसटी का सारा काम जो है वो एक्चुअली ये सीबीआईसी ही देखता है। राइट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस नाम में ही लिखा हुआ है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कस्टम्स जो है ना वो जीएसटी के अंडर नहीं आता, कस्टम टैक्स अलग है। जब भी आप बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करते हो इंडिया में, ठीक है, तो ऐसे में आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, तो वो अगेन एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन क्योंकि वो सामान बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है तो इसलिए आपको उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे लेट्स से आप उस इम्पोर्टेड सामान को इंडिया में फिर आप फर्दर बेच रहे हो, तब उस पर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज सिंपली इंपोर्ट करने पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जीएसटी के अंदर ब्रॉडली 3 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस है। एक हो गया सेंट्रल जीएसटी, फिर हो गया एक स्टेट जीएसटी, और फिर एक हो गया इंटर स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपने दिल्ली के अंदर हो, आप दिल्ली में कोई सामान मैन्युफैक्चर किया किसी ने और दिल्ली में ही आप लोगों ने खरीदा, ठीक है, अगर लेट्स से इंट्रा स्टेट सेल हुई, राइट, लेट्स से मैंने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसके ऊपर जो टैक्स रेट है दैट इज़ 18%, वो टैक्स रेट का डिवीजन होगा, 9% जाएगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये जो है सीजीएसटी हो गया है और ये एसजीएसटी हो गया है। ठीक है, अगर लेट्स से आपने 5% पे खरीदा तो 2.5 दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रा स्टेट। बट लेट्स से इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होती है, इंटर स्टेट यानी जो सामान यूपी से लेट्स से हरियाणा के अंदर सेल हुआ, राइट, तो सारा टैक्स किसको जो टैक्स है वो बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन सारा टैक्स नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे ये जो बिल बनेगा ये बनेगा थ्रू आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी के नाम से ये टैक्सेस के ऊपर लगेगा। और ये कलेक्ट कौन करेगा? तो ये कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर लेट्स से अगर 18% का टैक्स स्लैब से ये लिया गया था, पूरा 18% किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा, और फिर सेंटर उसमें से 9% जो है हरियाणा को शेयर कर देगा। ठीक है, तो याद रखना, इंटर स्टेट अगर सेल हुई है तो अगर उसमें जो सेंट्रल जीएसटी का जो शेयर होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, राइट। और दूसरी तरफ जो स्टेट जीएसटी है, एसजीएसटी, वो कौन कलेक्ट करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटर स्टेट जो जीएसटी है वो सारा का सारा कलेक्ट कौन करेगा? वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द स्टेट जिसके अंदर वो गुड गया है और जो सेंटर के बीच में वो जो प्रोडक्ट है उसका इंटरेस्ट जो टैक्स है वो शेयर होगा। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। अभी आगे चलते हैं। सर एसजीएसटी भी शेयर होता है क्या? एसजीएसटी शेयर नहीं होता, ये तो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है वहाँ पे ना, लिखा है कि रेवेन्यू शेयर्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वो रेवेन्यू ये वाला शेयर हो रहा है, जैसे 18% हो रहा है ना, तो 18% में 9% सीजीएसटी होता है और 9% एसजीएसटी होता है। ठीक है, ओके ओके। आईजीएसटी जो है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा उठा लेती है पहले, और फिर शेयर कर देती है जो भी जिस स्टेट में एक्चुअली उस गुड का जो भेजा गया उस स्टेट के अंदर उसको वो शेयर ऑफ जीएसटी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टेट्स को फ़ायदा हो रहा है जो एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। पहले फ़ायदा उनको होता था जो सपोज लेट्स से तमिलनाडु, आपको पता है ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज है एज़ कम्पेयर टू यूपी, है ना, तो तमिलनाडु में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो ऐसे में वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे पहले। लेकिन अब क्या हो रहा है,
तमिलनाडु से सपोज अगर कोई सामान यूपी में जा रहा है तो उस जो सामान का जो टैक्स का जो शेयर है वो अब यूपी गवर्नमेंट को मिल रहा है, क्योंकि कंजम्पशन वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में जो सदर्न स्टेट्स हैं वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में थे ड्यू टू कमिंग ऑफ जीएसटी, और इसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी रेवेन्यू का जो शेयर था वो कम हम नहीं होने देंगे, अगर कम होता भी है तो हम आपको कुछ फंड देंगे, विच वॉज कॉल्ड एज कंपनसेशन फंड बनाया गया था। और इसके लिए पैसा कंपनसेशन सेस लगाया जा रहा था। जो 28% वाला जो स्लैब्स है उसके अंदर जो भी सामान आप खरीदते हो उसके ऊपर कंपनसेशन सेस देना पड़ता था, उससे एक कंपनसेशन फंड बनता था। और लेट्स से अगर तमिलनाडु को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% का रेवेन्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, 14% का रेवेन्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो जो भी शॉर्टफॉल बच गया वो इस कंपनसेशन सेस के थ्रू फुलफिल करते थे। क्लियर है? ये भी एक एडिशनल डिटेल है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अप्रहेंसिव थे कि हमें शायद इससे हमारा जो रेवेन्यू शेयर है ये कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें गारंटी दी कि अगर आपका फंड जो है, जो भी आपका टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा था वो अगर 14% से एनुअली इंक्रीज नहीं करता है तो हम लोग उसमें जो भी शॉर्टफॉल बचेगा वो आपको कंपनसेट कर देंगे। तो इसके लिए कंपनसेशन सेस बनाया। और ये कौन से ऑब्जेक्ट से लिया जा रहा था या फुल भरा जा रहा था ये कंपनसेशन सेस? जो भी 28% वाला जो स्लैब्स था उस पर जो इतने भी आइटम्स थे उनके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लगाया जा रहा था। ठीक है, क्लियर है ये आइडिया? यस सर, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही था ना? हाँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए था, 5 सालों के लिए था, 2022 तक। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम कोविड आ गया था, है ना? तो गवर्नमेंट ने, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपने हाथ पीछे करने की कोशिश करी थी कि अब हम पे नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये पैसा हमें आप रिफंड करिए। तो फिर आगे गवर्नमेंट को इसको फर्दर कंटिन्यू करना पड़ा, तो इट इज़ नाउ कंटिन्यूड। ठीक है, अभी और 5 सालों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके सर। अब ज़रूरत क्यों पड़ा जीएसटी का? पहले तो एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाना था। अब क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात कर लो, ठीक है, दिल्ली के जस्ट एडजॉइनिंग स्टेट्स है हरियाणा, उसके ऊपर उसके साइड में जैसे यूपी वगैरह हो गया, राइट? तो अब क्या होता था, लेट्स से दिल्ली के अंदर कोई हमें बाइक खरीदनी है, तो दिल्ली में क्या था, सपोज टैक्सेस ज़्यादा हैं बट हरियाणा में टैक्सेस कम है, तो लोग क्या करते थे, दिल्ली से सामान नहीं खरीदते थे, वो हरियाणा में जाके उस सामान को खरीद लाते थे। तो ऐसे में जो दिल्ली के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स थे या जो भी सेलर्स थे उनका नुकसान हो रहा था, राइट? तो एक ही प्रोडक्ट का जो दाम है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट था, बिकॉज वो अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग रेट लगा रहे थे। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी थी नेशनल मार्केट में, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन रिजीम था। स्टेट के अलग टैक्सेस थे, सेंटर के अलग टैक्सेस थे, पहले स्टेट में ड्यूटी भरो फिर सेंटर में ड्यूटी भरो, तो इस तरीके से कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा था। और इससे एक और चीज़ हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे कोई सामान 100 रुपीज़ का था, आपने पहले सेल्स टैक्स भर दिया उसके ऊपर 10%, जो सेल्स टैक्स किसको गया, स्टेट को गया। अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 110 रुपीज़ होगी। ठीक है, अब सेंटर बोलता है हमें भी पैसा दो 10%, उसके ऊपर सेंट्रल कोई ड्यूटी भरो। तो ऐसे में क्या हो रहा था, आपने 10%, ये जो टैक्स के ऊपर 10 रुपये टैक्स भरा था, अब उस 10 रुपये के ऊपर भी आपको और 10% टैक्स भरना है। तो ऐसे में क्या हो रहा था, आपको जो टोटल टैक्स इसमें भरना था अब 11 रुपीज़ का टैक्स हो गया। ठीक है, यानी यू आर गिविंग टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जा रही थी। तो एज टू प्रिवेंट द टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, हम लोग जीएसटी लेके आए। अब जीएसटी में ऐसा नहीं है, अगर आप लेट्स से ये वाला टैक्स भरते हो जहाँ पे आपको 11 रुपीज़ दिए हैं, तो आप 1 रुपीज़ का इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो अंडर द जीएसटी रिजीम। ठीक है, तो यानी आप इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हो, यूर इफेक्टिवली गिविंग सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली 10 रुपीज़, जो कि उसका राइटफुल शेयर था। बट पहले क्या हो रहा था, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को 11 रुपीज़ दे रहे थे और उसका आपको रिफंड नहीं मिल रहा था। ठीक है, बट अब आपको रिफंड मिल जा रहा है, तो इसलिए आपका टैक्स ऑन टैक्स जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया, राइट? इससे कंप्लायंस बर्डन कम होगा, तो कंप्लायंस बर्डन कम होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और इससे हायर टैक्स कलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू जीएसटी। पहला देखो, जीएसटी नेटवर्क है हमारे पास। जीएसटी नेटवर्क क्या बोलता है, या ये बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो है ये आपको
सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज, और कौन सा सेक्शन 8 है? तो ये जो कंपनीज एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर जो सेक्शन 8 में जो कंपनीज बनती है उन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज बोला जाता है, राइट। कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसमें एम तो यही होता है कि अल्टीमेटली प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर हम कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहे हैं तो वो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में बनेगी, ये याद रखना है। तो ये जो GSTN है या जो GST नेटवर्क है, ये बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि प्रोवाइड करेगा एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द GST सिस्टम, ठीक है। तो अगर लेट्स से आपको GST में रजिस्टर करना है तो आपको इस GST नेटवर्क के ऊपर आना पड़ेगा। आपको GST के अंदर रिटर्न फाइल करना है तो भी आपको GST नेटवर्क पे आना पड़ेगा। और अगर आपको GST के अंदर अपना टैक्स पेमेंट करना है या फिर ITC क्रेडिट को रिफंड करवाना है, उसके लिए भी आपको GST नेटवर्क पे आना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या एक वेबसाइट है जो कि पूरा को पूरा जो GST सिस्टम है उसको मैनेज करता है। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो इसमें शेयर होल्डिंग होगी। तो इसमें शेयर होल्डिंग में कौन कौन है? तो एक तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ 100% गवर्नमेंट कंपनी। पहले इनिशियली इसमें प्राइवेट बैंक्स थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसको बोला कि ठीक है आप अपना जो शेयर है इसको हमें बेच दो और आप इसमें से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो सारा का सारा गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, जिसमें 50% यूनियन गवर्नमेंट के पास है और बाकी 50% इज जॉइंटली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज। क्लियर? तो ये याद रखना 100% गवर्नमेंट इसमें होल्डिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास GST अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो नाम से आपको पता लग रहा है ये बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि GST से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करती है। तो याद रखना GST Appellate Tribunal is a statutory body under the Central GST Act 2017. तो ये बेसिकली एक फोरम ऑफ सेकंड अपील है इन GST लॉ, राइट। और यहाँ पे अगर कोई भी आपको अपील करनी है अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी, तो आप फिर GST अपीलेट ट्राइब्यूनल में आ सकते हो। अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किया गया था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया इन 2023। अब इसके अंदर जो मेंबर्स हैं इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर, उनका जो क्वालिफिकेशन है उसको चेंज किया गया था। तो नाउ इट अलाउज एडवोकेट विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर। ऑल्सो दे मस्ट हैव सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई एडवोकेट है जिस 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको जुडिशियल मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, प्लस उन्हें एक सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। नेक्स्ट इसमें जो मिनिमम एज है किसी पर्सन को टू बी अपॉइंटेड और पर्सन टू बी मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द GST अपीलेट ट्राइब्यूनल, इट विल बी 50 years, ठीक है। तो मिनिमम एज उनकी 50 years होनी चाहिए। और इंक्रीज कर दिया गया एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट फ्रॉम 67 to 70 years एंड फॉर द मेंबर्स फ्रॉम 65 to 67 years, ठीक है। तो ये था GST अपीलेट ट्राइब्यूनल आपके लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो बॉडी है वो पता होनी चाहिए, दैट इज द GST काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे पहले जो वो हम लोगों ने बॉडीज देखी थी या तो वो स्टैट्यूटरी थी, जैसे GST अपीलेट ट्राइब्यूनल ये स्टैट्यूटरी थी, और GST नेटवर्क बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो GST काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में इसके बारे में जिक्र मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279 कैपिटल A में आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कैपिटल A वर्ड कैपिटल इस्तेमाल होता है किसी भी आर्टिकल के आगे, इसका मतलब क्या है, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो 101 अमेंडमेंट किया था उसके थ्रू आर्टिकल 279 कैपिटल A बना, राइट। सो दैट इज why this body is a constitutional body and it has been established by president। याद रखना कभी ऐसा हो सकता है आपको बोले कि it has been established by union finance minister, तो ये चीज़ गलत होगा। this has been established by the president, याद रखना है। नेक्स्ट ये एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब यहाँ पे सेंटर के तरफ से भी मेंबरशिप होगी और स्टेट की तरफ से भी मेंबरशिप होगी। अब इस GST काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो GST काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा मेंबर्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी यूनियन की तरफ से कौन है? 2 लोग हैं,
एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन की तरह काम करेगी, और दूसरा एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हो या और किसी मिनिस्ट्री की भी हो सकते हैं। जनरली वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से उनके जो भी फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ डन बाय 3/4 मेजोरिटी, यानी 75% मेजोरिटी से कोई डिसीजन जो है वो पास होगा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि जो सेंटर का शेयर है इस वोटिंग के अंदर दैट इज़ 33%। ठीक है, यानी स्टेट्स का कितना हो गया, स्टेट का हो गया 66%, या 67% बोलो, दोनों का मिला के फिर 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर सारे स्टेट्स मिल जाएं सेंटर के खिलाफ और अगर जीएसटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगा, बिकॉज आपको कोई भी डिसीजन पास कराने के लिए 75 मेजोरिटी चाहिए, यानी बिना सेंटर के वोट के नो डिसीजन कैन बी पास्ड बाय द जीएसटी काउंसिल। यानी इन्हें सेंटर को एक डी फैक्टो वेटो मिला हुआ है, डी फैक्टो वेटो है, मतलब एक्चुअली में वेटो नहीं है बट सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि बिना सेंटर के अप्रूवल के कोई भी डिसीजन पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, जो स्लैब रेट्स हैं उनको डिटरमाइन करना, कि सपोज दही है उस पर कितना लगेगा, या दूध है उस पर कितना लगेगा, गाड़ी है उस पर कितना टैक्स स्लैब लगेगा, राइट। ये सब डिटरमाइन कौन करता है, ये सब जीएसटी काउंसिल करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल के बारे में। इतने पार्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। Sir, I have a question. Sir, like GST Council recommendations are binding or not? Not binding. हाँ, नॉट बाइंडिंग था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें ये चीज़ बोला गया था। Right, sir. Mohit Minerals case, sir. करेक्ट, तो थोड़ा सा वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, राइट। ये चीज़ पता होनी चाहिए। मोहित मिनरल केस इम्पोर्टेंट है। मोहित मिनरल केस, बाकी देखो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में फिर आप सीए वगैरह तो बनना नहीं है आपको, है ना। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो, वाइडनिंग टैक्स बेस। तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ हाईलाइटेड, बहुत सारे हम लोगों ने ट्रैकिंग फीचर डाले हैं जिससे गवर्नमेंट का जो टैक्स बेस है वाइडन हो गया है। मतलब टैक्स इंसिडेंस की बात करें तो ये वाइडन हो गया है, यानी जितने लोगों पे जो टैक्स बन रहा था या जो लोग टैक्स भर रहे हैं या फिर एटलीस्ट टैक्स फाइल करें, इनका नंबर बढ़ गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या दिए हैं गवर्नमेंट ने, एक तो बोला क्रॉस सीडिंग ऑफ पैन अकाउंट, पैन विद बैंक अकाउंट्स एंड आधार। ठीक है, तो अभी आपको पता है जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे आपको पहले बैंक अकाउंट में पैन दो, फिर आधार दो, उन दोनों को लिंक करो, राइट। सो इसलिए अब पहले जो टैक्स इवेजन होता था अब नहीं हो सकता। नए 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 कुछ टीडीएस कोड आए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा रिपोर्टिंग होने लगी है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डेटा सोर्सेज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी सच एज डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जगह से जो लोगों की पेमेंट आ रही है वो सब भी जब हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने टैक्सेशन रिजीम में तो ऑटोमेटिक सी बात है उससे जो कहीं ना कहीं लोगों का जो इनकम हो रही है उस पर अब टैक्स ज़्यादा लगने लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ से फ़ायदा क्या हुआ करंट सिनेरियो में बात करें टैक्सेशन इन इंडिया की, तो यहाँ देखो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑफ अ कंट्री कंपेयर टू कंट्रीज जीडीपी। तो अभी कंट्री के अंदर हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो दिस इज़ अराउंड 11.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जिसमें से डायरेक्ट शेयर का जो टैक्सेस का जो शेयर है दैट इज़ 6%, इनडायरेक्ट टैक्स का इट इज़ 5.1%। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है कि ज़्यादा शेयर हमें पैसे का कहाँ से मिलता है, डायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा पैसा आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट, इससे एक चीज़ और आपको पता लगती है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है इसका मतलब हमारी इकोनॉमी हेल्दी है, राइट, अच्छे से ग्रो कर रही है। बट अगर डिक्रीज हो जाता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इससे ये पता लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कितने लोग इंडिया के अंदर इनकम टैक्स जो है रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो जो नंबर है दैट इज इंक्रीज टू 5.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यानी अगर हम बोले नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, तो ऑलमोस्ट 121.18% का इंक्रीज हो गया, मतलब ऑलमोस्ट दुगने से ज़्यादा हो गया। जितने लोग पहले टैक्स भर रहे थे उससे जो नंबर है वो डबल हो गया, राइट। नेक्स्ट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो रोज फ्रॉम 5.6% सॉरी फ्रॉम 5.62% टू 5.97%, ठीक है। तो 2013-14 के अंदर दिस नंबर वॉज 5.62%। अब ये नंबर थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ के 5.97 हो गया इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स बायंसी की बात करें तो 2.52 टाइम्स हो चुका है, विच इज़ द हाईएस्ट इन लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है। तो टैक्स बायंसी आपको याद ही था, जो अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू का जो शेयर है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो नंबर है 2.52 टाइम्स हो गया। मैंने आपको बताया था अगर 1 से ज़्यादा है वो नंबर, तो इसका मतलब ये है जितना कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट हमारे जीडीपी में हो रहा है या ग्रॉस नेशनल इनकम में हो रहा है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में होगा। तो ये नंबर काफ़ी ऊपर चला गया हमारे लिए, दिस इज 2.52, ठीक है, राइट। अब ये नंबर देखा जाए तो अभी भी पॉपुलेशन हमारी 100% पॉपुलेशन में केवल 5.3% लोग एक्चुअली में इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारा जो टैक्स बेस है वो काफ़ी लो है? इसका रीज़न ये है, एक तो लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी है, दूसरा इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जिसमें से ऑलमोस्ट 50% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, राइट। और ये जो लोग हैं दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम या टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड होते हैं। जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्सेशन के अंडर नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, राइट। तो जो 5 लाख लोग हैं इनके ऊपर भी देखा जाए तो अराउंड सॉरी ये जो 5% जो लोग हैं इंडिया के जो टैक्स भर रहे हैं उनके अंदर भी देखा जाए तो 5 लाख जो केसेस पेंडिंग है अक्रॉस डिफरेंट जुडिशरी बिकॉज ऑफ टैक्स बेस्ड लिटिगेशन, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों का विश्वास नहीं बनता और गवर्नमेंट को पैसा लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ जनरल से पॉइंट्स है जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक रिलेटेड टर्म जो आपको बताना चाहिए विच इज़ एंजल टैक्स। क्या नाम सुना ही होगा। स्टार्टअप्स के अंदर जो पैसा डालते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोज चेंजेस इन द एंजल टैक्सेशन एंड नोटिफाइड फॉरेन एंटिटीज विच विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स प्रोविजन। तो ये जो एंजल टैक्स है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 एंड दिस रिफर्स टू टैक्स लेवाइड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो अगर अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं वो कैपिटल रेज करती हैं, राइट, उससे जो कमाई होती है उनके इन्वेस्टर्स को उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो एंजल टैक्स कहलाता है, ठीक है। और स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ जो है रिलैक्स कर रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये एंजल टैक्स लगाया क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिटर जनरेशन एंड यूज़ ऑफ अनअकाउंटेड मनी, ठीक है। कई बार क्या होता था ये शेल कंपनीज बना लेते थे और उससे फिर वो जो इन्वेस्टर्स होते थे वो काफ़ी पैसा जो था टैक्स इवेजन के थ्रू या रीराउटिंग के थ्रू जो पैसा था वो टैक्सेशन से बचा लेते थे, राइट। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो इसके लिए एंजल टैक्स गवर्नमेंट लेके आई थी। आगे चलते हैं एंड प्रॉब्ली द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो नेक्स्ट है आपके लिए ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी they have formulated a draft national policy on official statistics NPOS। तो ये बेसिकली जो पॉलिसी है दिस इज इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और इंडिया ने ये UNFPOS अडॉप्ट किया था 2016 में, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू कंप्लाई विद द यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी। तो उसके लिए हम लोगों ने ये नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स लेके आए हैं। इस पर क्या क्या एरियाज में खास फोकस दिया जाएगा तो वो ध्यान रखना। पहला है क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम्स टू इंटरलिंक डेटा सेट एंड इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मॉस्पी के पास कोई डेटा है
राइट, या लेट्स से सेंसस ऑफ इंडिया, तो MHA के पास डेटा आता है सेंसस का, राइट। तो हम मॉस्पी और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके बीच का जो डेटा है वो आपस में इंटरऑपरेबल कर दें, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे को आगे किसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कोई किसी इंसान को सब्सिडी भेजनी है, तो डायरेक्टली MHA के सेंसस डेटा का इस्तेमाल कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा का इस्तेमाल करके टारगेटेड जो डिलीवरी है उसको इंश्योर कर सकती है, ठीक है। टारगेटेड डिलीवरी या DBT ट्रांसफ़र जो है उसको इंश्योर कर सकती है। तो इससे आपको पता है DBT से क्या होता है, लीकेज वगैरह नहीं होगा और फंड्स का ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरऑपरेबल इंश्योर करना है। नेक्स्ट, पायलट बेसिस पे न्यू इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उनका इनकॉपरेशन करना है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है कोर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें कुछ ऐसे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होंगे जो कंट्री के कोर माने जाएंगे। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें GDP का डेटा हो गया, प्राइस इंडेसेस, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स एक्सेट्रा विल बी डेजिग्नेटेड एज कोर स्टैटिस्टिक्स, तो ये याद रखना है। अब इस बेसिकली इस जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो ये आपको बताना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जो है इसके लिए नोडल एजेंसी रहेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के अंदर भी डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो भी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है विच विल एक्ट एज एन एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ऑन स्टैटिस्टिकल मैटर्स। अभी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सी रंगराजन कमीशन, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एंट्री 94 ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर एंट्री 45 के अंडर स्टैटिस्टिक्स जो है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 3 के अंडर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो लॉज है वो है आपके लिए सेंसस एक्ट 1948 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जिसको अभी 2023 में अमेंड किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये था आज का पार्ट और अभी एंड करते हैं सेशन को। इस पार्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग एंड तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, और मिलते हैं, बाय बाय। Bye, guys.